because we should begin as I was expecting at least 5 more people, participants, but whatever it may be, maybe they will join as we proceed. So with the consensus from all of you who are present here, I would like to now start this meeting. In the beginning, I would like to introduce to some of you, those who you don't know each other. Dr. Jat, if you can start your video, so everyone, I'm eager to meet you. There you are. How nice to see you. Okay. And Dr. Kapil Raje is, everybody please start your video so we all can meet each other for the time being. Then Dr. ML Jat is a very famous person from CIMMYT, and is it's got a lot of love for organic carbon concept and the healthy soil, and he has done a lot of work. I don't know much of his work, but that much I know, that he is a great guru of healthy soil. Dr. Raje is from ICRISAT, and I cannot tell the department, his department, which Dr. Raje you can mention as you begin talking. But he has shown a lot of interest in SRT, which is making the soils healthy. He has been hearing about it, but he wanted to see it with his own eyes and feel it with his own hands, and then take the samples and put the concept in front of all of us. मैं अभी देख रहा हूं कि प्रताप चिपळूणकर जो हमारे दोस्त है, प्रताप भाई नमस्ते, वो भी आ रहे हैं, बट प्रताप भाई आप आपका वीडियो भी चालू कर सकते हैं। शिवाजी राव, आप भी आपका वीडियो चालू कर दीजिए 2 मिनट के लिए। प्रताप, Mr. Shivaji Fulsundar, he is also Agricos, and he has retired as a director of Mumbai Doordarshan. He served Doordarshan for many years. In fact, Shivaji Rao was one of the founding member who started Kisan in Delhi, right, Shivaji Rao? आपका आवाज नहीं आ रहा, but you can, आपका जब समय आएगा आप you can tell us about it. DD Doordarshan Kisan, DD Kisan. हाँ, DD Kisan, correct. Mr. चौधरी जो है, उनको मैं आज ही पहले बार मिल रहा हूँ. He is also from ICRISAT, and he is, I suppose, from the Soil Analytical Laboratory. And yes, he is the manager of the Soil Analytical Lab at ICRISAT. Oh, wonderful. और प्रताप, आप जरा आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? प्रताप चिपळूणकर, प्रताप आपको आवाज आ रही है? प्रताप के लिए थोड़ा सा उनका जो ये है टेक्निकल सपोर्ट, उनको, मुझे जैसा अनिल मेरे साथ बैठा हुआ है, ऐसा उसका टेक्निकल सपोर्ट शायद आज उसका नहीं है। बट प्रताप इज ए ग्रेट, मैं इसको किसानों का ज्ञानेश्वर करके उनको एक, मुझे लगता है कि उन्होंने नो टिल फार्मिंग इंडिया में शायद पहली बार इन प्रैक्टिस लाया। सिंस 1996 he has been practicing, he has been, अरे वाह, ये लोग आ गए, उनके टेक्निकल सपोर्ट भी आ गए,
प्रताप भाई नमस्ते। ओ प्रताप भाई नमस्ते। आपका आवाज आपका आपका आवाज अनम्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज, हा, क्या बात है। अभी आपकी आवाज भी हमें सुनाई देगी। बस मेरे ख्याल से डॉक्टर जाट साहब थे जब प्रताप वहाँ, आप जब आए थे डॉक्टर जाट, प्रताप उस वक्त थे। और लो हमारे भी एक और आगे बंदे डॉक्टर जाट साहब, इन सब आप याद है ना इनकी हाँ जी बिल्कुल याद है। नमस्ते प्रताप साहब, नमस्ते सर। परशुराम 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 और प्रताप। तो परशुराम तो चैंपियन है ही है। प्रताप साहब को प्रणाम कर रहा हूँ पहले। यस 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 यस। तो ऐसा है कि मैं ये दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसे जैसे हम आपस में बात करना चालू करेंगे तो अपनी सबकी आपस में इंट्रोडक्शन हो जाएगी। प्रताप, अभी आप कंफर्टेबल है? प्रताप, आपको सुनाई दे रहा है बराबर? प्रताप, आपको सुनाई दे रहा है बराबर? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। प्रताप, तुझा जरा आवाज अनम्यूट कर। वो म्यूट गया हुआ है। हाँ, तुझा आवाज है ना तो हाँ बरोबर बरोबर आता येतोय, आता येतोय। हा, तर आवाज तसाच ठेवून दे। हाँ हाँ ठीक है, ओके। तो मैं ये सब्जेक्ट को थोड़ा सी शुरुआत करता हूँ कि ये इस मीटिंग का क्यों हमें इम्पोर्टेंस लगा कि हम सब लोग ऑर्गेनिक कार्बन ये शब्द जानते हैं। और ऑर्गेनिक कार्बन जैसे हमारे लाइफ में ऑर्गेनिक कार्बन ये शब्द बहुत बहुत देरी से आया। डॉक्टर जाट साहब तो उसी के एक बड़े माहिर साइंटिस्ट है। और हमारे प्रताप जो है, प्रताप भाई, वो भी डॉक्टर साहब एक बहुत पुराने जमाने से वो एक काम कर रहे हैं। और वो जो काम उनका चल रहा है वो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान है और क्षेत्र है। लेकिन बहुत सारे बुक्स भी पढ़े हैं। वो बुक्स अंग्रेजी बुक्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो रिनॉन साइंटिस्ट जो वर्ल्ड के हैं उनके बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर उसकी मराठी में किसानों के लिए उन्होंने छोटे छोटे बुक्स बना के रखे हैं। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है शब्द, ये ऑर्गेनिक कार्बन को हम एनालाइज करने की कोशिश किया। एसआरटी हमारे लाइफ में आ गया पहली बार 2011 में। और उस वक्त से हम देख रहे हैं कि हमारे फसल अच्छे बन रहे हैं और हमारी मिट्टी भी अच्छी बन रही है। और सबसे पहले बार ये पता चला कि चावल धान की खेत में केंचुए आना चालू हो गया। हमारी मिट्टी को पहले जो कीचड़ गारा बनाने की वजह से जो एक एनारोबिक बदबू आती थी वो आना बंद होकर अच्छा सुगंध आना चालू हो गया। तो ऐसे ऐसे जो हमारे इंपेरिकल ऑब्जर्वेशंस थे, उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन हम हर किसान देखना चालू किए वो था कि हमारा उत्पाद बढ़ गया। और ये जैसे हम किसानों के पास तकनीक ले गए तो हर किसान यही बताना चालू किया, अरे हमारे पास केचुए आ गए खेत में, अरे हमारा उत्पाद दुगुना हो गया, अरे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, अरे हमारे जो छिड़काव करने के लिए जो हम इंसेक्टिसाइड्स लगाते थे वो भी हमारे बंद हो गए। ऐसे सब बोल रहे थे। हम उसी वक्त सॉइल एनालिटिकल वर्क भी चालू किया। हमारा जो ओरिजिनल एक सॉइल एनालिसिस का हम ये किया था उसका हमें ऐसा पता चला कि दैट वाज 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन। लेकिन उसका उसी खेत का
बाद में जब हम देखा 1.2 कभी कभी 2% ऑर्गेनिक कार्बन आता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम और एनालिसिस करना चालू किया तो पता चला कि वो 1 से भी थोड़ा सा कम है। उस वक्त हमें ऐसा लगा कि हमारी लेबोरेटरी जिसके पास जा रहे हैं वो लेबोरेटरीज जो है वो शायद अच्छी नहीं है। तो देन वी अप्रोच्ड आरसीएफ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जिसकी फीस ज्यादा थी। देन वी अप्रोच फ्यू अदर प्राइवेट लेबोरेटरीज जिसकी फीस और ज्यादा थी। वो कुछ भी करें, लेकिन हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का जो कोई एक ट्रेंड दिखाई देना चाहिए था, वो ट्रेंड हमें मिला नहीं। और बल्कि ऐसा दिखाई देना चालू हो गया कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन पहले अच्छा था, मतलब शुरू में, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इस तरह से, लेकिन हमारे रिजल्ट्स तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे जो रिजल्ट्स इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन थे उसकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा प्रकर्ष से दिखाई देना चालू हो गया। ये सब बातें मालूम नहीं डॉक्टर राजे के ध्यान में कैसे आ गई, लेकिन इनका कांटेक्ट हो गया 1-2 महीना पहले और उन्होंने बोला कि हम इक्रीसैट के तरफ से आपका यह तकनीक देखना चाहते हैं, मिट्टी देखना चाहते हैं, सॉइल सैंपल्स लेना चाहते हैं और सॉइल एनालिसिस करके हम सामने रखना चाहते हैं। हमें तो बहुत खुशी हो गई कि खुद इक्रीसैट के साइंटिस्ट अगर इंटरेस्ट ले तो इसके से, क्योंकि किसान तो हैप्पी हो रहे हैं, किसानों को वो एसआरटी तकनीक इतना पसंद हो गया है कि एक उसका अभी समझ लीजिए कि मूवमेंट बन गई है। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हुए भी आज कम से कम 5000 किसान 30 जिलों में 25 अलग अलग फसलों में काम कर रही है एसआरटी लेकर, और हर एरियाज में वो खुशी का माहौल है। लेकिन वो सॉइल एनालिसिस में कुछ तो हमें लग रहा है कि ये कुछ तो हम सही दिशा में नहीं है। और जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कार्बन इंसेंटिव, वो कार्बन इंसेंटिव या कार्बन इंसेंटिव नहीं तो कार्बन क्रेडिट, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है उसके लिए कार्बन परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन मेजर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमें कंफ्यूजिंग लग रहा था कि ये सब करेंगे कैसे कैसे, हाउ कैन वी गिव द कार्बन इंसेंटिव। सो इसलिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है कि जो आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए ये जब इक्रिसैट ने इंटरेस्ट लेकर, इक्रिसैट जब हमारे सॉइल सैंपल दे, तो वो सैंपल्स का जब रिजल्ट पिछले हफ्ते में हम देखे, डॉक्टर राजे ने भेजा, तो वो भी बहुत कंफ्यूजिंग दिशा में है। मतलब हमारे लिए एक जो ट्रेंड हम अपेक्षा करते थे कि जिसकी ऑर्गेनिक का, जिसका एसआरटी का यूज, नो-टिल यूज ज्यादा हुआ है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा दिखाई देगा, और जो एसआरटी नहीं कर रहे हैं बल्कि जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उसका ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा। लेकिन इट्स अगेन सरप्राइजिंग कि वो सैंपल्स भी हमें बहुत हेवायर कर दिया कि जो ट्रेडिशनल है उसकी खेती, जैसे कि हमारे साथ जो परशुराम बैठे हैं, परशुराम की मिट्टी इतनी सुंदर है, डॉक्टर जाट साहब ने देखा है, डॉक्टर राजे साहब ने देखा है, और प्रताप चिपळूणकर ने भी वो मिट्टी देखी है। तो वो मिट्टी इतनी सुंदर है, लेकिन उसका ऑर्गेनिक कार्बन 1% ने तो 1% से भी थोड़ा सा कम, और उसके बाजू में जो प्लाविंग करता है, जो किचड़गारा करता है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन है 1.5% या ऐसा कुछ है, मतलब परशुराम से ज्यादा। तो इस तरह से ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसी तरह से हम आपको बाद में दिखाएंगे जब मेरा मौका आ जाएगा और थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम वो सगुना वन संवर्धन टेक्निक का काम किया है। जो हिल जलता है, पिछले 20 साल जल रहा है, और जो हिल पिछले 5 साल से जलना बंद हो गया, तो उसका उन दोनों का ऑर्गेनिक कार्बन
ऑलमोस्ट सेम है, 2% and 2.5%. It's all almost practically the same. तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मीटिंग होना बहुत जरूरी है और हम सब लोग आगे चल के इसमें काम विचार विमर्श करके क्या सही है, सच क्या है और कैसे सही दिशा कौन सी रहेगी, ये हम समझना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रताप जी यहाँ पर है। प्रताप, आप सुन रहे हैं? प्रताप, हाँ है। हाँ, आप जरा आप अपनी भाषा से, आपके विचार से ये जो विषय है आप थोड़ा सा आगे ले चलिए। आपका इंट्रोडक्टरी जो है विचार वो आप जरा बता दीजिए। यहाँ पर साथ में अभी अनुराधा भरसावे, माय वाइफ, बेटर हाफ, शी इज आल्सो अटेंडिंग एज अ व्यूअर। थैंक यू अनुराधा। एंड प्रताप प्लीज शुरू कर दीजिए। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1950 में मैंने खेती शुरू की और पिछले 50 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। पहले 15-20 साल फसल बहुत अच्छा आया और बाद में फसल कम होने लगा, तो मैंने कुछ अंग्रेजी किताब का अध्ययन किया और उससे मुझे ये जानकारी मिल गई कि जमीन में बहुत सारा काम जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाता है और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम ठीक तरह होना चाहिए तो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। लगातार फसल लेना और ऑर्गेनिक कार्बन जितना हम खत्म करते थे उतना जमीन को वापस नहीं देते थे। 15-20 साल में उसका परसेंटेज कम हो गया और बाद में हमारा प्रोडक्शन कम होने लगा। तो अब क्या करने का, मैंने ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने के लिए जो अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा कि कन्वेंशनल मेथड में हम जो एफओएम देते हैं वो सुधारना, उसमें कुछ नई तरकीब ढूंढ निकालना चाहिए, क्योंकि ये तरीके से हम जमीन के हर साल जितना चाहिए उतना एफओएम नहीं दे सकते। तो कहाँ से ये ऑर्गेनिक कार्बन लाकर जमीन को दे, कैसे देंगे? तो मैंने जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी तो माइक्रोबायोलॉजी ने मुझे ये बताया कि एफओएम हम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जमीन के बाहर करते हैं और ये जमीन में ही करना चाहिए, जमीन के बाहर करना गलत बात है। तो मैंने सोचने लगा कि जमीन में डिकम्पोज करने के लिए हमें कौन से पदार्थ उपलब्ध होंगे। तो हम गन्ने के किसान हैं, तो गन्ने कटने के बाद गन्ने के जो लीफ मैटर मिलता है वो मुफ्त में जहाँ जगह हमें इस्तेमाल करना है वहाँ ही मिलता है। तो वो लीफ मैटर का डिकम्पोजिशन मैंने 15 साल विविध तरीके से किया, लेकिन जमीन में जो कई किसान शुगर केन का उत्पादन बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं है, ऐसा मैंने देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि जमीन का फर्टिलिटी जो कम हो रहा है वो ये 100% लिफ शुगर केन ट्रैश डिकम्पोज करने से वो फिर से ज्यादा अच्छी नहीं होती है और उत्पादन भी नहीं बढ़ता। तो आप क्या करेंगे? मैंने ऐसा तय किया था कि कौन से ही तरीके से जमीन के बाहर से ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारा जमीन हर एक जमीन के लिए हम ऑर्गेनिक मैटर ये बाहर से लाकर नहीं दे सकते। तो ऑर्गेनिक मैटर जगह ही जहाँ जगह इस्तेमाल करना है वहाँ जगह ही वो उपलब्ध होना चाहिए, इसके लिए बाजार की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अब क्या हो गया
कि ये शुगर केन ट्रैश का असर नहीं हो रहा है तो दूसरा कौन सा माल हमें मिलेगा। तो 2 साल शुगर केन लेने के बाद तीसरे साल हम राइस लेते थे। राइस लेने के वक्त शुगर केन के जो जमीन के नीचे पार्ट रहते थे वो इकट्ठा करके जमीन के बाहर फेंक देते थे। कई लोग उसके लिए फ्यूल कंजम्पशन के लिए वो ले जाते थे। अब मैंने तय किया है कि ये शुगर केन के जो जमीन के बीच में अवशेष रहते हैं वो कैसे जगह वही जगह डिकम्पोज करके ये ऑर्गेनिक मैटर का सप्लाई करेंगे। तो बहुत सारा सोचने के बाद ऐसा लगा कि अगर हमने जमीन प्लाविंग की तो ये हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये जमीन के बीच वाले जैसे वही जगह डिकम्पोज करने के लिए जमीन हरगिज प्लाविंग नहीं करनी चाहिए। जैसे जो बढ़ रहे जैसे जो शुगर केन के पार्ट बढ़ गए हैं उसी जगह वो वीडी साइड से मारने का और वही से ही अगला फसल लेने का जमीन इंटर नहीं प्रिपरेटरी टिलेज पूर्ण बंद करने का और वहाँ पूरा प्रिपरेटरी टिलेज बिना उत्पादन लेगा। तो ऐसा हुआ कि मैंने एक प्याडे का फसल लिया, वो बहुत अच्छा आया। बाद में प्याडे के बाद वो जो रिजेशन फॉरोज थी वही रिजेशन फॉरोज पर मैंने अगला शुगर केन क्रॉप बो दिया। शुगर केन की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई और मुझे जो उत्पादन कम मिल रहा था इस साल पुराने काल में जो मिल रहा था वैसा ही अच्छा मिल रहा। तो ये इसके पीछे कौन से कारण है ऐसा जब मैंने ढूंढ निकाला तो ये बात थी कि जो ऑर्गेनिक मैटर हम जमीन पे देते हैं उसमें हल्का भारी बहुत अच्छा ऐसा फर्क है। जमीन के नीचे वाले भाग का अगर डिकम्पोज करके एफवाईएम किया तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। जमीन से हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो सेंद्रीय खाद की परत कम कम होने लगती है और जो लीफ का सेंद्रीय खाद बनता है वो सबसे हल्का सेंद्रीय खाद है। इसके पीछे क्या कारण है तो ऊपर वाला जो है वो सेल्यूलोज से बनता है, बीच में वाला जो सेंद्रीय खाद बनता है वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से बनता है और जमीन के बीच में जो पार्ट है उसका जो सेंद्रीय खाद बनता है वो लिग्निन उसमें ज्यादा होता है और वो लिग्निन जमीन अच्छी करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। वो हमें मुफ्त मिलती है लेकिन आज हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो गया कि ये लिग्निन के बारे में मैंने अध्ययन किया और लिग्निन एक ऐसा सेंद्रीय खाद देता है कि जमीन में 2 तरीके के सेंद्रीय कर्ब होते हैं, वो खत्म होने वाला एक सेंद्रीय कर्ब और जमीन में वैसे ही रहने वाला सेंद्रीय कर्ब। तो ये दोनों प्रकार के सेंद्रीय कर्ब जमीन में देनी चाहिए और तभी जमीन अच्छी फसल देने लगेगी। ये नवीन सबक मैंने सीखा और उसके बाद हमारा ये बिना हल की खेती का काम शुरू हो गया। हमारे यहाँ एक 2005 से ये काम शुरू है और पिछले 17 साल हमने
ये काम कर रहे हैं। बाद में क्या किया कि हमारे चावल और गन्ना खेती के ये सक्सेसफुल होने के बाद महाराष्ट्र में सभी फसल में ये कैसे करेंगे बिना हल की खेती, ये हमने थोड़ा थोड़ा टेक्निक बदल के हर किसान को लिए देने की कोशिश शुरू की है। इतना ही मैं इस ऑर्गेनिक मैटर मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। हेलो। हाँ हाँ तर बरोबर आहे. हाँ चालू अब हाँ माती आपल्याला माती परीक्षणाविषयी बोलायचं आहे. तर आता तुमचा जो मुद्दा आलेला आहे, तुम्हाला जो मुद्दा बोलला आहे त्या मुद्द्याला पुढे हा. घ्या. म्हणजे स्थिर आणि हाँ स्थिर. ठीक है आता जमीन में जो सेंद्रिय कर हम गिनती करते हैं उसमें ऐसी शक है कि जो स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसकी गिनती ये शुरू में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें नहीं होती। इसकी वजह से ये काम ऐसा हो रहा है कि ये अच्छी जमीन है उसमें भी उतना ही सेंद्रीय कर्व और ये प्लाविंग करने की शुरू है उसमें भी इतना ही सेंद्रीय कर्व है। इस दोनों के बीच में क्या कारण है, तो ये अच्छा सेंद्रीय कर्व जो हम जमीन में दिया है उसका शुरू में जो टेक्नोलॉजी गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें वो काउंट नहीं होता होगा, ऐसा मुझे शक है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया. मेरे ख्याल से प्रताप जी ने अपने अनुभव से, और जबकि मैं बोल रहा हूं कि इनका अनुभव बहुत पुराना है, 1996 से वो इसके बारे में बहुत डीप और पढ़ाई और प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल अनुभव उनका चल रहा है. मैं सोचता हूं कि डॉक्टर जाट आप थोड़ा सा ये जो आपने थोड़ा हमारे विचार सुने इसके बारे में तो तुम बोलते. हाँ एक मिनट, मुझे लगता है कि अनिल जो है वो पहले जो हमारी इतनी सालों से, मतलब अनिल हमारे साथ ये पूरी विचार में 10 वर्ष से जुड़ा हुआ है, और अनिल का कुछ फाइंड है इसके बारे में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. ये पूरा जो, जैसे कि हम ये बताना चाहते हैं कि सगुना बाग में हम जब जैसे जैसे भी ये सब देखना चालू किए तो ये सब बहुत बैफलिंग है. वी आर नॉट गेटिंग एक कंसिस्टेंट ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा जो दिखाई देना अपेक्षित है. और परशुराम के भी कोई विचार है वो बाद में बोलेगा, लेकिन अनिल मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरा अपनी फाइंडिंग जो है इसके बारे में जो सबके सामने रखिए. हाँ जी, तो मैं पहले एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ जो डॉक्टर राजे ने हमें भेजा है. तो ये फोटो में देखिए, ये फोटो में उन्होंने यहाँ आकर जो सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए और एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करने के पहले उन्होंने ये फोटो भेजा था. तो इसमें साफ साफ दिखाई देता है आंखों को कि ट्रेडिशनल प्लॉइंग जो है उसका कलर देखो कैसा है, और 3 साल का जो एसआरटी है उसका कलर देखो, कलर और टेक्सचर, और 6 साल का है उसका देखो, 8 साल का देखो और 10 साल का देखो. ये एक ही मिट्टी है, यानी कि एक ही एग्रोक्लाइमेटिक जोन की मिट्टी है, पर यानी कि हर साल उसमें अलग अलग बदलाव दिखाई दे रहे हैं. तो ये अपने आंखों को दिखाई दे रहा है कि 10 साल की जो एसआरटी की यानी कि नोटिल की जो मिट्टी है उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंटेंट है, ये अपने आंखों को दिखाई देता है. पर इन दोनों का अगर ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट किया तो उसमें वो लगभग यानी कि सेम आ रहा है. तो इसके बाद मेरे को इसका और स्टडी करने के लिए यानी कि मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ. तो मैंने कुछ गूगल पे या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे
वहां पर एक ग्रे ब्राउन नाम का एक फार्मर है जो अमेरिकन फार्मर है, तो वो रीजनरेटिव फार्मिंग से खेती कर रहा है। तो उसके विचार मैंने सुने, तो वो क्या बोलता है सॉइल टेस्टिंग के बारे में, अभी मैं ये आपको वीडियो के जरिए से दिखाना चाहता हूँ। So can you talk a little bit about these conventional soil tests Sure. versus the one that you would recommend? Sure. So the vast majority of soil tests taken today only give producers a small snapshot of what is really happening in their soils. Most soil tests today only look at the inorganic fraction of nutrients. In other words, the nutrients that are water soluble the day that sample was taken. They don't look at the organic fraction, this whole large pool of nutrients. So one of the first things we do when we start with a new client is we do one test that's called a total nutrient digestion test. That shows the total pool of nutrients that they have in the top foot of their soil profile. I mentioned earlier, we're on over 32 million acres. We have net. So can you talk a little? तो इस तरीके से ये यानी कि मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि आज जो सॉइल टेस्ट हो रहा है दुनिया में सभी जगह पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड वाइड सब जगह पर जो हो रहा है उसमें वाटर सोल्यूबल जो है वही मेजरेबल है और मेजर करते हैं। पर जो जैसे प्रताप दादा ने बताया कि ऑर्गेनिक कार्बन के दो प्रकार है, एक जो है अवेलेबल फॉर्म में रहता है और एक स्टेबल फॉर्म में रहता है, यानी कि ह्यूमस। तो ह्यूमस का आज तक यानी कि स्टेबल ऑर्गेनिक कार्बन का काउंट आया नहीं सामने। और नोटिल फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा जो भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर हम जगह पर रखते हैं उसका जो कन्वर्जन है वो ह्यूमस में हो जाता है। वो अवेलेबल फॉर्म में तभी आ जाता है जब प्लांट को जरूरत होती है, माइक्रोब्स को जरूरत होती है। तो इस तरीके से ये जो काम मिट्टी में चल रहा है, सॉइल बायोडाइवर्सिटी का जो काम है ये, तो ये इसके बारे में और भी यानी कि रिसर्च होना बहुत जरूरी है ताकि किसानों को उनके सॉइल हेल्थ, यानी कि आज हम जो सॉइल हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं सभी लोगों को, तो वो खाली अवेलेबल फॉर्म मेजर करके बता रहे हैं कि आपके खेत को या आपके फसल को ये यानी कि न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, ये खाद देना चाहिए। तो अगर सॉइल हेल्थ अगर हम इस तरीके यानी कि टोटल जो इन्होंने जो बताया कि टोटल एसिड डाइजेस्ट टेस्ट ये जो होनी चाहिए, तो उस तरीके से अगर हम सॉइल का जो भी कुछ पैरामीटर्स है अगर वो टेस्ट करेंगे और ये टेस्ट हम आगे लाएंगे तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड का कुछ मतलब होगा, और या जो भी मिट्टी में हमारे जो कुछ है वो सामने आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसके बारे में मेरे को और एक रिसर्च पेपर भी मिला और एक आर्टिकल मिला, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। उसके 2-3 लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये इको फार्मिंग डेली नाम का एक मैगजीन है या ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर सॉइल टेस्टिंग को बताया है, द नीड फॉर टोटल टेस्टिंग। ये ह्यू लोवेल नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि व्हाट मेनी फार्मर्स probably don't know about soil testing is that most soil tests only tell us what is soluble in the soil. They do not tell us what is actually there in the soil, no matter what fertilizer salesman might like to imply. To find out what is actually there requires a total acid digest test similar to what is used for plant tissue analysis. तो ये ऐसी कोई भी टेस्ट होती है, ये पहली बार हमें पता चला ये रिसर्च पेपर पढ़ के या ये आर्टिकल पढ़ के। तो अगर एसआरटी में या नोटिल फार्मिंग में ऑर्गेनिक कार्बन हो या कोई भी न्यूट्रिएंट अगर ये उनका टेस्टिंग होना हो तो किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में ये आज का मीटिंग का ये मेरे को लगता है कि एजेंडा है। और आप सब लोग हमें बताइए कि हम ये कैसे करेंगे। तो थैंक यू। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर जाट साहब, आपकी भूमिका थोड़ी सी ज्यादा प्रिसाइज होगी। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक किसान है वो परशुराम, तो वो किसान को क्या लगता है ये टेस्ट के बारे में, जो टेस्ट गवर्नमेंट से होती रहती है, ये टेस्ट और उसकी खेती क्या बोलती है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि एक किसान परशुराम अपने विचार हम सबके सामने रखे। नमस्कार, मैं तो
अभी 9 साल हो गए मैं SRT खेती कर रहा हूँ। तो पहले और अब 9 साल तक मैंने कुछ ऐसा देखा। पहले तो डॉक्टर मैं- जान, ये मराठी में बोलेगा तो चलेगा आपको? आप एक ही है हिंदी में? मिक्स कर लें। कुछ काम के शब्द जो है वो हिंदी में बोल दें, बाकी मराठी में तो समझ में आ जाएगा। तो चलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जब पहले और अब इसमें इतना फर्क मुझे लगता है कि पहले तो मैं जो रासायनिक खत रहता है वो भी डालता था। तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि मुझे तो जो रासायनिक खाद है वो कम लगने लगी। मैं थोड़ा थोड़ा कम कम करके अभी मेरे जो खेत में जब मैं कोई फसल लेता हूँ तो उसमें जब रासायनिक खाद डालता हूँ तो वो फसल इतनी ज्यादा आता है कि उसको फल नहीं लगता। तो रासायनिक खाद न डालने से अभी वो फल लग रहे हैं, उसमें पौधे लग रहे हैं। तो ये सब मुझे लगा था मेरे ही खेत में ऐसा हो रहा है। तो मैं कल ही गया था इस ठाणे जिले में और मेरे जैसा एक किसान मुझे मिला। मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है। वही मेरी बात वही बोल रहा था और उसकी जो जमीन थी वही भी मेरे जैसे सेम टू सेम थी, लेकिन उसको 6 बरस हो गए थे और मेरे को 9 बरस हो गए। तो वो भी बोल रहा था कि मुझे अभी खाद डालने की जरूरत नहीं है। तो मेरी फसल खाद डालने से ज्यादा आती है। तो मैं ज्यादा नहीं, वो खराबी हो जाती है खाद डालने से। तो ये जब ऐसा चलता है हमारी जो खेती है वो ज्यादा आमदनी दे रही है। तो और जब ये टेस्ट हुआ माटी परीक्षण का, जब आया मेरे पास का जब खेती का टेस्ट और मेरे पास पास में मैंने दिया, मुझे भी आश्चर्य था। और वो तो खाद 2 बार डाल रहा है तभी फसल अच्छी नहीं आ रही और मेरे से भी ऊपर उसका ऑर्गेनिक कार्बन है। तो मुझे और भी आश्चर्य लगा कि ये ऐसा कैसा हो रहा है। तो ये मेरे समझ में नहीं आया था। इतना ही मैं कह सकता हूँ, ज्यादा नहीं कह सकता। धन्यवाद। तो ये ऐसे सब विचार है। हमारे साथ मिस्टर विजय कोड़ेकर भी जुड़े हुए हैं। विजय कोड़ेकर भी, आप आपका वीडियो जरा 1 मिनट के लिए चालू रखें। और he is a chief agronomist at पोखरा प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जो वर्ल्ड बैंक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है। कोड़ेकर साहब, आप भी आपका अगर बताना चाहते हैं इस टेस्ट के बारे में, सॉइल एनालिसिस एंड टेस्ट के बारे में आपके कोई विचार हो तो आप भी बता दीजिए। यहाँ पर आप मेरे ख्याल से सबको जानते हैं। डॉक्टर जाट साहब है, डॉक्टर राजीव फ्रॉम इक्रिसैट है, शिवाजी फ्रॉम आप जानते ही है। थैंक यू। एंड देन वन डॉक्टर चौधरी from ICRISAT, who is the manager of the soil analysis lab. Yeah, good afternoon, everybody. Actually, sorry to join late. Actually, I was in another meeting. So, हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो सबको फिर एक बार नमस्कार। थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गया मैं, लेकिन मुझे मालूम था कि टॉपिक क्या है, डिस्कशन आज का क्या है। जैसे कि दादा ने पहले एक शेयर किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्या क्या उद्देश्य हमारा है। तो जो अब 3 बातें जो मैंने सुनी प्रतापदा की, अनिल की और अभी परशुराम की, तो अनिल का और मेरा जो थोड़ा सा वो वीडियो देखने के बाद एक हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था और उसके बाद मैंने कुछ साइंटिस्ट से बात की, पर्टिकुलरली परभणी विद्यापीठ, ही इज हिमसेल्फ सॉइल साइंटिस्ट। सो उनके साथ भी मैंने बात की और ये दोनों को शेयर किया है कि हमारा आपका अभी तक का जो सॉइल टेस्टिंग चल रहा है, whether that is adequate, that is the first question. Adequacy in the terms of कि कैसे लिए चाहिए कि भाई हमारी फार्मर को जो ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में हम बता रहे हैं, क्या वो समझने के लिए और उससे भी ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी समझने के लिए काफी है क्या ये टेस्ट। तो उससे आंसर यही मिलता है कि काफी नहीं है। तो काफी नहीं है तो हम इस पे यहाँ तक क्यों सीमित रह गए हैं, हम यहाँ तक ही क्यों काम कर रहे हैं कि भाई सिर्फ ये 16 न्यूट्रिएंट्स के एक टेस्टिंग कर दो, काम खत्म हो गया। तो उसके आगे हम जाना चाहते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में।
जो भी एक हेन टेस्ट है, जो हेन के बारे में अभी अनिल ने भी कुछ वीडियो दिखाया, उसके डिटेल मैंने गया तो मैंने देखा कि एक्चुअली यूएसडे में और बाकी ब्राजील, अर्जेंटीना इस जगह जो टेस्ट किया जाता है उस जगह में मैक्सिमम बायोलॉजिकल काउंट माइक्रोबियल टेस्ट उसमें होती है जो हमें रेशियो देती है। और उस रेशियो में जैसा कि फंगाई हो या माइक्रोबियल काउंट हो, उसके साथ साथ भी फास्फोरस हम जब क्या करते हैं कि सीएन रेशियो देखते हैं, कार्बन न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन देखते हैं, लेकिन वहाँ फास्फोरस का और सल्फर का भी रेशियो देखते हैं। तो ये फास्फोरस सल्फर का रेशियो मिनरलाइजेशन टेस्ट होती है, उसका भी रिजल्ट, और ये बायोलॉजिकल काउंट, ये सब मिला के उस सॉइल का हेल्थ के बारे में पता चलता है, ऐसा ये लिटरेचर बताता है। एंड एक्चुअली इन प्रैक्टिस पे है वो। तो प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो मैंने जब ये डॉक्टर धवन के साथ बात की, वो बोले कि ये रिसर्च में हमने एक बार पढ़ा था लेकिन उसके बारे में आगे कुछ हमने किया नहीं है, और अगर करेंगे तो इसका यूटिलिटी ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस हो जाएगा, फार्मर के लिए काम ही नहीं आएगा। तो ऐसा उनका एक परसेप्शन था। तो अब लग रहा है जो भी ये रिजल्ट दादा के खेत में इसी के सैंपल से दिखाई दिए है, और जो भी हम भी देख रहे हैं फील्ड में रिजल्ट, तो ओनली ऑर्गेनिक कार्बन ही अगर ऐसा पैरामीटर अगर हम समझते हैं सॉइल हेल्थ को परखने के लिए तो काफी नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन कर रहा है वो। अभी हमारे यवतमाल का सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट मैंने देखा, यवतमाल में 0.7 0.8 का सॉइल ऑर्गेनिक बताता है, उससे बताता है, और औरंगाबाद बैलातूर हो यहाँ 0.3 0.4 बताता है। अगर ऐसा 0.7 पॉइंट अगर यवतमाल का कार्बन है, ओसी है, तो वहां का कॉटन का प्रोडक्टिविटी बहुत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मैक्सिमम तो वहाँ कॉटन की प्रोडक्टिविटी कम है और ज्यादा खर्चा है, इसलिए अल्टीमेटली वहां ज्यादा सुसाइड्स भी है। तो जहां जिस एरिया का ऑर्गेनिक कार्बन इतना अच्छा है वहां डिस्ट्रेस भी है, तो ये कैसा हो रहा है? तो थोड़ा सा ये बातें समझने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अभी प्रिलिमिनरी थॉट मेरा ऐसा ही है कि सॉइल हेल्थ का डिफिनेशन हमें थोड़ा सा जरूरत से निकालना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म काम है, लेकिन शुरुआत तो कहीं तो करनी पड़ेगी। तो ये ऐसी मैं प्रिलिमिनरी डिस्कशन में ये बता चाहता हूँ। बाद जैसे हम आगे जाएंगे वैसे हम एक एक पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हम किसानों के तरफ से, आप सब साइंटिस्ट अभी बचे हैं, आप साइंटिस्ट के सामने ये सब हम हमारे विचार रखे हैं। डॉक्टर जाट साहब, अभी आप पहले थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए, तो आगे चल के फिर डॉक्टर राजे एंड डॉक्टर चौधरी विल पुट देयर थॉट्स। धन्यवाद शेखर साहब, और आपको बहुत बहुत मुबारक। ये इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन को इसकी और जो कोलेकर जी ने बोला, और इन्होंने जैसे इन्होंने बताया एक्स वाइस चांसलर सोइल साइंटिस्ट, उनसे डिस्कशन हुआ कि हमारा, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ इस स्टेज पे। पहली बात कर रहे हैं ना, वो हेल्थ कार्ड है ही नहीं, वो तो एक फर्टिलिटी रेटिंग कार्ड है जो कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं बताता है, तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है एक्चुअली। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि जो कार्बन का, जो सोइल कार्बन का, ऑर्गेनिक कार्बन का जो हम डायनामिक्स देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि उससे जैसे कोलेकर जी ने बताया कि जहां पे 0.7 है वहां पे यील्ड ज्यादा नहीं है, 0.3 है वहां पे है। सो ये जो है कहानी बहुत सिंपल नहीं है। यील्ड इज नॉट डायरेक्ट फंक्शन ऑफ जस्ट ऑर्गेनिक कार्बन। कार्बन जैसे आपने बताया कि कार्बन के फ्रैक्शंस, लेबाइल, नॉन लेबाइल, लेस लेबाइल, स्टेबल, सारी की जो बात करते हैं, तो वो जो है ना, सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन तो एक ब्रॉड मोटी पिक्चर दिखाता है, बट उसमें से कितना काम का है, कितना नहीं है, और कितना न्यूट्रिएंट का जो रिलीज है उसको इम्पैक्ट करता है, विच डिटरमाइंस द प्रोडक्टिविटी। सो एंड दूसरा ये बताया, जैसे अभी हमारे
इन्होंने किसान भाई हैं जो कहा कि उनको जो है केमिकल डालने की जरूरत नहीं है और डालते हैं तो जो है यील्ड घटता है। उसका सिंपल रीजन है कि जो उनकी सोइल का जो कार्बन है वो न्यूट्रिएंट रिलीज में इतना फैसिलिटेट करता है कि वो एक्सेस हो जाता है केमिकल डालते ही, और एक्सेस होते ही वो जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। लेकिन वही जो है दूसरी जगह वो कार्बन उतना हो सकता है लेकिन वो रिलीज को फैसिलिटेट नहीं करता, तो वहां पे केमिकल डालने से यील्ड घटता नहीं, बढ़ जाता है। तो इसका जो इक्वेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की बात है, कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं और कितना एनालिसिस अफोर्ड कर सकते हैं, वो एक साइड में है। लेकिन दूसरी साइड में ये भी है कि हम जो जितना कर रहे हैं वो भी तो फिर वेस्टेज ही है, उसका यूज ही नहीं हो रहा है। सो आई थिंक हमें एक स्ट्रेटेजी, जैसे कोलेकर साहब ने कहा कि चाहे हम टू स्टार्ट विथ काइंड ऑफ वैलिडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, एंड देन हम कहें एंड देन वी को उसको एक्सट्रापोलेट करके और उसका कैसे स्केल पे जा सकते हैं, वो तो बात की बात है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि इस कार्बन की या सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल, जो हम जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और वो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, लेकिन फिजिकल सॉइल हेल्थ है वो गवर्न करती है माइक्रोबायोलॉजिकल को भी और केमिकल को भी, जो जनरली कोई टेस्ट करता ही नहीं है फिजिकल, क्योंकि टीडीएस है, कोई भी टेस्ट नहीं करता। और फिर हम कहते हैं कि रेस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज्यादा डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं, और हम आपस में डिबेट करना शुरू कर देते हैं रादर देन कि उसको उसके बैकग्राउंड से लिंक करें। तो अभी जैसे शेखर साहब आपने बोला कि क्या ऑर्गेनिक कार्बन वो ट्रेंड आपको नहीं मिल रहा है, ट्रेंड हो सकता है नहीं मिल रहा हो, लेकिन आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, आपकी यील्ड बढ़ रही है, आपका सारा कुछ हो रहा है, एंड दैट हैज टू डू अ लॉट विथ योर सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपकी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो रही है। और इवन जो सैंपल्स भी दिखाए गए फोटो में, तो पहला वाला सैंपल को देख लो और बाकी सैंपल्स को देख लो, वो अपने आप में सॉइल फिजिकल स्टेट दिखा रहा है। सो कार्बन उसके अंदर है, कितना है वो बराबर है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी सॉइल फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट जो है वो है, प्लस द एसोसिएटेड माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो मुझे लगता है कि जब तक हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझेंगे तब तक सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन के कम ज्यादा होने से, नहीं होने से, वो फर्टिलाइजर डालें या नहीं डालें, कम डालें ज्यादा डालें, वो हेल्प नहीं करने वाला, और इसीलिए वो अंधाधुंध चल रहा है। तो मुझे लगता है कि दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सैंपल्स लिए गए, जैसे आपने कहा कि जिसमें कन्वेंशनल टिलेज वाला था उसका सैंपल है 3 साल बाद वाला, ये एक ही फील्ड के हैं या अलग अलग फील्ड्स के हैं? वो डॉक्टर राजे बताएंगे मेरे ख्याल से, वो ही हिमसेल्फ वाज देयर, सो he can answer that question. If you want, Dr. Raje can answer it right away. Sir, these were from different farmers' fields. So every field, we selected some 7 spots from which the samples were collected, and then we made it into a composite sample. ठीक है, या ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ टिलेज या एसआरटी एक फैक्टर है, but there are a whole lot of factors in the background. The farmer's other management practices, the farmer, how much the residues or organics they recycled, and I can see a little bit textural difference with the photo in different samples, because they are from different fields. Or no matter, maybe the same soil series, same area, but still I can see some difference, So, and that could be the one reason why we are not getting a kind of trend. क्योंकि ट्रेंड के लिए ये होगा कि यदि हमने उसी फील्ड से इनिशियल सैंपल लिया वर्सेस उसका 3 साल बाद में लिया, उसके बाद में 6 साल बाद में लिया, उसके बाद 10 साल बाद में लिया, then only we can get expect a trend in the organic carbon, and that too आपने सिर्फ वाकले ब्लैक किया है या क्या किया है? I'm sorry, can you repeat it, please?
No, what, in terms of the organic carbon, you just analyze Barclay-Blake organic carbon or only carbon fractions? We analyzed percent organic carbon. Sir, Yeah. it is by Barclay-Blake only. Done at Yeah, ICRISAT lab. just It to- is, yeah. Yeah, so that's not going to help us. Yes. I think until we have the fractions of the carbon, even though, and you will find some trends, even though there are, samples from different fields, with different management, because every farmer got their own management. आपके पास में इनका हिस्ट्री है कि इस फील्ड में कितने साल से क्या कर रहा था, कितना ऑर्गेनिक्स रिसाइकल किया है, रेजिड्यूज और सारा, वो भी एक इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज कुछ भी ट्रेंड के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए वो सारा जब तक नहीं होगा तब तक वी विल लॉस्ट. सो मुझे लगता है कि उसका जो थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री यदि हम लेंगे, बट शेखर साहब, तो प्राइमरी रीजन यही है इसका कि जो डिफरेंट सैंपल्स हैं, डिफरेंट फार्मर्स के यहाँ से कलेक्ट हुए हैं, फार्मर्स की मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज डिलेज और वो एक अलग है, लेकिन दूसरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज डिफरेंट रही है, उसका भी एक इम्पैक्ट है. एंड देन हमें नहीं पता कि उसका जो बेस लाइन क्या था, जो जिसमें 10 साल से कर रहे हैं, उसका बेस लाइन एग्जैक्टली वो था जो जिसने कन्वेंशनल टिल कर रहा है उसका था, या कुछ और था, बिकॉज ट्रेंड विल कम ऑन द बेस लाइन. सो मुझे लगता है थोड़ा कंपैरिजन ठीक नहीं कर पा रहे हैं हम उस कॉन्टेक्स्ट में. नहीं, ऐसा है कि आज पहली बार लाइफ में ये आपके जो शब्द है, कुछ कौन से मेथड ऑफ एनालिसिस वगैरह, ये आज लाइफ में पहली बार हम सुन रहे हैं. तो 10 साल पहले की तो बात ही छोड़िए. नहीं, मैं समझ रहा हूँ. लेकिन हम ये जरूर रखना चाहते हैं कि जो बात एक परशुराम जैसे किसान, या तो कल जो किसान को वो बोल रहा है कि उन्होंने ठाणे जिले में देखा कि वैसा किसान एक सिंपल मेथड नो टिल फार्मिंग, जो कि हमारे प्रताप भाई ने बताया हम सब लोगों को, और हम उसको अपनाया और उसका एक अच्छा तरह से प्रोटोकॉल बना दिया SRT के फॉर्म में, वो इस्तेमाल करने से सब कुछ सामने आ रहा है. तो ये आगे चल के हमें कैसे सुविधा के साथ, क्योंकि किसान को या किसी को भी बहुत सारी यादें, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा करना, इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन कोई बात नहीं, आप इस मीटिंग के बाद थोड़ा और हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, और हम ये देखना चाहते हैं कि अब कौन सी मेथड से चले. तो ये जो मिस्टर विजय कोलेकर साहब ने जो बताया, और जो हमारी इच्छा अपेक्षा है, और जो परशुराम की भी इच्छा आकांक्षा है, वो कैसे हम समझ पाए कि कौन सी टेस्ट करने से हमें एक कुछ साफ दिखाई देगा कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. नहीं, बिल्कुल शेखर साहब, आई थिंक आपने एक ऐसा पॉइंट डिस्कशन का आप ले आए हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हम सारा एनालिसिस, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये वो उस पर पैसा लगाते जा रहे हैं, उसका रेलिवेंस नहीं है. उससे अच्छा है कि हम छोटा शुरू करें, लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा शुरू करें, क्योंकि इट्स नॉट द सॉइल कार्बन पर से, but it's the quality of the carbon and it's the physical and microbiological health of the soil which determines the output and interaction, सारा कुछ. तो मुझे लगता है कि हम तो मोटा मोटी बात कर रहे हैं कि ठीक है सोयल ऑर्गेनिक कार्बन इतना है, वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. दूसरी जगहों पे भी है जो आप कह रहे हैं. पंजाब में जो है सोयल ऑर्गेनिक कार्बन 0.35% है, और बिहार में 1% है. यील्ड उल्टा है. तो वो ये सिर्फ कार्बन नहीं है, बहुत सारी और चीजें हैं. मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के फैक्टर्स भी हैं, लेकिन सिर्फ हम ये कहते हैं कि 0.7 हमारा सोयल कार्बन है तो हमारी फर्टिलिटी बढ़िया हो गई और हम न्यूट्रिएंट कम डाल दें ज्यादा, उससे नहीं चलेगा. मुझे लगता है उसकी गहराई तक जाना होगा, एंड दैट्स व्हाट इज रियली नीडेड. मुझे लगता है कि कोलेकर साहब ने जैसे बोला कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए. मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोलेकर साहब एक स्टडी, मे बी whatever maybe at the conceptual level first and then we go at the scale, आप एक कमीशन कर लीजिए. दैट्स वेयर आई थिंक द कलीग्स फ्रॉम द ICRISAT
can help, and we can go to the details, and then can we come up with like a if we talk about really the soil health or soil health card, what are the critical parameters and what is the interrelationship, and how, where we can, you know, have what kind of recommendations on the nutrients, वो सारा कुछ जो है करने की जरूरत है। अभी तो सब सरफेस पे ही है, तो वो इसीलिए तो किसान, हम कहते हैं कि किसान हमारी रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करता, वो नहीं करता क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन अधूरी है और उसका ज्ञान ज्यादा है वहां पे, वो अपनी सिचुएशन में जो दिखता है वो करता है, और हम जो अपने हिसाब से अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो जो है वो अडॉप्ट नहीं करता। हार्ड फैक्ट है, ये हार्ड फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी डेप्थ में जाएं, अच्छा है। बट आइए, इतना अच्छा टॉपिक, शेखर साहब, आपका जो फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जैसे अलग अलग टाइम से कर रहे हैं, वहां पे जस्ट बगल में कोई फील्ड है जो हाय टिलेज हुआ है या हो रहा है और वो है, वहां उनको यदि है कि इस फील्ड में पिछले 5-7 साल में क्या किया और इस फील्ड में हमने क्या किया, एंड देन वी कंपेयर, and not only the organic carbon per se, but the fractions of the carbon, and then उसमें से हम निकालें, because मुझे सोइल का कलर और वो सारा जो है ना स्ट्रक्चर देख के तो लगता है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, बट यदि इन्हीं सैंपल्स को आप री एनालिसिस पे जाएं और इसका जो फ्रैक्शंस को यदि आप एनालिसिस करेंगे, कि हो सकता है कि आपका जो कन्वेंशनल टिलेज वाला जो फील्ड है उसका सोइल ऑर्गेनिक कार्बन 0.7 होगा, लेकिन जब आप फ्रैक्शंस पे जाएंगे देन यू विल सी कि कौन सा फ्रैक्शन, क्या कहते हैं कॉलेकर साहब? हाँ, या जो फ्रैक्शन में जाना चाहिए, उसके साथ साथ अगर हम ये 2-3 मिनिमम चीजें डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम अभी ऑर्गेनिक कार्बन की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बल्क डेंसिटी और हमारा पीएच तो काफी जगह थोड़ा सा उसका जरूरत है भी ठीक करने के लिए। तो ये 3-4 चीजों अगर हम जोड़न करेंगे कि ये 3 चीजें से एटलीस्ट शुरू हो जाएगा, देन स्लोली लेट अस सी कि माइक्रोबियल काउंट के लिए कैसा, बिकॉज दैट इज समथिंग डिफिकल्ट टू बी टेस्टेड अंडर करंट सिनेरियो। तो बट और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको है, तो R&D का काम है वो, मे बी क्रिसाइड कैन थ्रो मोर फिजिकल लाइट। प्रॉपर्टीज में कोलेकर साहब 2 चीजें मेरे हिसाब से, एक तो जैसे आपने बोला बल्क डेंसिटी, पेनिट्रेशन, वो उसी का जो है इंडिकेशन हो जाए, एंड एग्रीगेट स्टेबल कार्बन की बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली वो कार्बन जो है काम का है या नहीं है। एंड आई एम श्योर द कलीग्स फ्रॉम ICRISAT, Rajay or Chaudhary can indicate if we can go with the aggregate stable carbon fractions in those samples, and उसके उसमें कुछ ना कुछ ट्रेंड जरूर आएगा। यदि आप सिर्फ वाकलेन ब्लैक ऑर्गेनिक कार्बन पर से देखेंगे, we may or may not get the trend, but that's where why is high, so वो जो है उस लाइन पे मुझे लगता है जाना चाहिए, और थोड़ा और सिर्फ जो है ये एक ही डेप्थ का यदि आपने लिया है, आई वुड सजेस्ट कि हमें कम से कम 2-3 डेप्थ पे जाना चाहिए, कि टॉप सॉइल में होगा लेकिन नीचे के प्रोफाइल में क्या होगा, क्योंकि कार्बन टोटल बिल्ट हो रहा है तो सिर्फ वो टॉप वाले में ही नहीं, हमें एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर तक का तो देखना चाहिए। सो उसका एक सिस्टमेटिक स्टडी, I think this is a great effort, and compliments to शेखर साहब and प्रताप साहब और कोलेकर जी कि ये सब हुआ, लेकिन I think we have some real good sites where we can go with the random that covers the different soil type and different systems and everything. हम वो उसका यदि information होगा, then we can design
and then go for sampling and then go for in-depth analysis and try to understand. And if you see, like आप जो बोल रहे हैं कोलेकर साहब की, there are a number of parameters, but what are the bare minimum parameters which govern the soil health and which are important, so that we can define, okay, यदि आपने ये करना है तो ये parameters. हाँ, थोड़ा सा मुश्किल भी है, बिकॉज अब तक का जितना भी R&D हुआ है, इतना वर्षों से हुआ है, कहीं भी ऐसा पेपर नहीं मिल रहा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इतना 4 चीजें या 10 चीजें बताने के बाद योर सॉइल हेल्थ को इंडिकेटर मिलेगा हमें। तो सॉइल हेल्थ का इंडेक्स भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल हेल्थ फ्रेमवर्क जो है एंड इंडेक्स, तो ना आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके वजह से हम कौन से पैरामीटर, बिकॉज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैबोरेटरीज में अलग अलग पैरामीटर अभी आ रहे हैं नीचे देख के। तो जैसे कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड में कुछ डिफाइन किया है, अब बाकी जगह कुछ अलग डिफाइन किया है, और अलग होता कुछ अलग ही है, होता ही अलग है इन सेंस की इफ यू टू डिटैच परसेंटेज ऑफ एसओसी फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, तो वो भी हो सकता है, वो भी है क्या, ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा है तो फिर पूछ जाता अदर पैरामीटर्स, तो थोड़ा सा अलग ही है वो। मुझे लगता है डॉक्टर चौधरी would throw some light now. So let's hear Dr. Chaudhary and then Dr. Raje. Thank you for sir inviting this, and this is really interesting topic. मतलब practically ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना। और जैसे जाट सर ने बोला कि जितना भी पॉइंट्स का, आई ऑल्सो वांट टू से ऑन द सेम लाइन कि इसमें 2-3 फैक्टर्स है। जैसे हमने बस ऑर्गेनिक कार्बन से हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि ये सॉइल अच्छी है या क्या है। सो हमारे यहाँ पे जैसे फैसिलिटी है, वी कैन गो फॉर TOC ऑल्सो, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, एंड डिफरेंट फ्रैक्शंस लाइक लेबाइल, लेस लेबाइल, ऐसे डिफरेंट कार्बन फ्रैक्शंस के लिए जाएंगे। वो एक पॉइंट है। अनदर थिंग इज दैट डेप्थ वाइज हमने नहीं लिया है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, टिलेज करने के बाद इमीडिएटली जो हमने सैंपल्स लिए हैं सरफेस में उसका जो मिक्सिंग है उसके कारण, मेरे जस्ट दिस इज हाइपोथेसिस कि उसके कारण यहाँ का वैल्यूज हायर दिखाया होगा कि हमने इमीडिएटली कलेक्ट किया है। नो टिल में जो होगा मोस्टली ऐसा है कि हो सकता है कि आपके डीपर लेयर प्रोफाइल्स में ऑर्गेनिक कार्बन बिल्टअप ज्यादा हुआ है, जो बाद में रिलीज करता है और न्यूट्रिएंट्स को भी इम्पिटस देता है कि जब मतलब क्रॉपिंग सीजन में धीरे धीरे उनको न्यूट्रिएंट रिलीज में लोअर लेयर्स का, इसीलिए जैसे सर ने कहा तो हमको डेप्थ वाइज डीपर डेप्थ में सैम्पलिंग करना ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज लाइक एज अग्रीड बाय कोलेकर सर, वो पूरा ऐसे इंटीग्रेटेड करके R&D कुछ करना पड़ेगा, देन ओनली हम कुछ एक कंक्लूजन पे आ सकेंगे। एंड अनदर थिंग इज लाइक बेंचमार्क साइट जिसको हम बोलते हैं, जैसे बहुत सारे ICR में हो, अदर कंट्रीज में भी जो लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो मेरा सजेशन है मे बी इन सपोर्ट ऑफ हमारे कुछ साइट्स होना चाहिए जहां से हम हमेशा बिल्टअप उसका देख सके, गवर्न कर सके कि हाँ यही इनपुट हो रहा है, तो ही हम बोल सकते कि इतना, जैसे बैकग्राउंड हिस्ट्री हम क्लियरली बता सकेंगे कि अक्रॉस ईयर्स कितना बिल्टअप हो रहा है, बिकॉज दैट विल ओनली से दैट दिस इज लाइक एन R&D वर्क। एंड अनर आई विल गो रिवर्स, जिसको जैसे फॉरेन कंट्रीज बोलते हैं एथनोपेडोलॉजी, दिस इज लाइक वी डिस्कसिंग, मतलब जो नॉर्मल फार्मर्स कर रहा है तो वो बोलता है मेरी सॉइल सबसे अच्छी है, तो साइंस को हमको रिवर्स द वे जाके देखना चाहिए। जैसे सर ने कहा, जाट सर ने कहा कि हमको रिलेट करना पड़ेगा कि उसके जो अलग अलग फ्रैक्शन के डिफरेंट क्वालिटी इंडेक्स के जो अलग अलग प्रॉपर्टी है वो रिलेट करके देखना पड़ेगा कि रिसर्च के साथ कि कौन सा प्रॉपर्टी डेफिनेटली कैसे अफेक्ट कर रहा है एज एन इंडेक्स, क्योंकि एक सिंगल प्रॉपर्टी कैन नॉट डायरेक्टली गवर्न। जैसे उन्होंने कहा कि मतलब दिस कार्बन इज नॉट ओनली अफेक्टिंग द यील्ड, अदर डिफरेंट पैरामीटर्स है। तो जहां हम बोल रहे हैं कि यहाँ की सॉइल सबसे अच्छी है, तो उसके पैरामीटर्स को हम बाकी पैरामीटर्स अदर जिसके हैं कंट्रोल प्लॉट से रिलेट कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन। सो दिस इज लाइक एन R&D व्हाट आई फील। और अदर फ्रैक्शंस के लिए हम डेफिनेटली जाएंगे, सर ने जैसे सजेस्ट किया, वी विल गो फॉर फ्रैक्शंस ऑफ द कार्बन, देन अगेन वी कैन गेट बैक और विल शेयर द रिजल्ट्स। मुझे लगता है प्रताप शुड थ्रो सम लाइट ऑन द, अपना जितना भी डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर प्रताप आप अपना जरा लाइट थोड़ा डालिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम
खेती करते हैं वो ट्रॉपिकल जियोग्राफिकल एरिया में करते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में ऑर्गेनिक मैटर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और बगैर ऑर्गेनिक मैटर सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट एरिया में कैसा होना चाहिए। तो हमारे एसआरटी में हम डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर नहीं देते, डिकम्पोजिबल ऑर्गेनिक मैटर देते हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा सेंद्रीय खाद तैयार हो जाता है और हर रोज वो खत्म हो जाता है। मेरा कहना यह है कि ऐसा कुछ सालों साल के बाद ऑर्गेनिक मैटर में मैटर परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा नहीं होता। जितना ही कार्बन ऑर्गेनिक मैटर तैयार हुआ उतना ही फसल इस्तेमाल करते हैं और वो खत्म हो जाता है। अब जो कार्बन जमीन में बचता है वो नॉन डिकम्पोजेबल या ह्यूमस वही जमीन में बाकी रहता है और वो हमारे आज के जो टेक्नोलॉजी है गिनने की उसमें वो नहीं आता। इसकी वजह से हमें ये ऑर्गेनिक मैटर मैनेजमेंट बदलनी चाहिए और जो कुछ हेल्थ रिपोर्ट है इसमें ये नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। मुझे लगता है कि डॉक्टर जाट एंड एवरीबॉडी इज इम्प्रेस्ड कि प्रताप जी जो बता रहे हैं वो एकदम सही बात है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर राजेश साहब को कि अपना विचार थोड़ा यहाँ पर लगा दीजिए। Thank you, sir. So basically, I am a plant protectionist. Pest और diseases जो farm पे आते हैं उसकी management करना, that is my basic field. But I was interested in SRT because I have been hearing the reports कि जो बहुत why I was so much interested in SRT. So then I talked with our head of the department, Dr. Srinath Dikshit, and our soil lab manager, Dr. Pushpaji. And both of them, they gave permission for me to go and collect these soil samples and get them analyzed in the lab. So basically, so far, whatever discussion we had, I think it was a great discussion. And regarding Dr. Judd's point, regarding the management history of these plots, I can tell one thing, that the conventional plots, they were taking only one crop in a year. And all the SRT fields, they were taking 3 crops. Shekhar sir, correct me if I'm wrong. You are almost right. You are very correct. You are very correct from the soil samples that you have taken. Correct. Right. So I think it was a very nice discussion we had, because somewhere we need to make a start if we have to improve this analysis further. So thank you so much for all your inputs. शेखर साहब, ये डॉक्टर राजे जो बता रहे हैं कि कन्वेंशनल वाले में 1 क्रॉप ले रहे हैं और एसआरटी में 2 या 3 ले रहे हैं, एनी स्पेसिफिक रीजन ऑफ दैट? एसआरटी होने के वजह से एक तो द टाइप ऑफ मेंटालिटी ऑफ द फार्मर्स जिन्होंने एसआरटी अपनाया है, दे आर ऑल प्रोग्रेसिव फार्मर्स, और जो एसआरटी की भी सोच नहीं कर रहे हैं, दे आर रियली बैकवर्ड फार्मर्स। उनके पास खाली जगह है और लोग हंसेंगे उनको, इसलिए वो एक फसल लेते हैं, तो वो भी नहीं लेते। दे आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द लैंड। एक तो ये विचार है। दूसरी विचार ये है कि जैसे ही एसआरटी आ जाता है किसी के लाइफ में, तो मिट्टी अच्छी होती है। मिट्टी अच्छी होने के बाद वो 2 फसल आसानी से ले सकता है या 3 फसल आसानी से ले सकता है। जो एक के बाद दूसरा लेता है वो दूसरे के बाद तीसरे के लिए भी कोशिश करता है और वो सक्सेसफुल होता है। तो ये रीजन है। और ऐसे किसान मिल जाएंगे कि जो
एक फसल खरीफ का बेस्ड ऑन द रेनफॉल लेता है और दूसरा फसल ऑन रेसिडुअल मॉइस्चर। ये सिर्फ मिट्टी अच्छी होने का नहीं, मिट्टी ये सिर्फ मिट्टी अच्छी होने वाला ही रीजन है या अदर अदर रीजन्स भी हैं, वाटर का या कुछ क्रॉपिंग सिस्टम का या कुछ और रीजन्स भी हैं? नहीं, मिट्टी अच्छी बन जाती है, ये मेन रीजन है। नहीं तो पाणी तो नाही त्याच्यामध्ये दादा ते हा. विचारतात की जे सॅम्पल घेतलेले होते त्या एका ज्याचा नोल टील वाला त्याचं उसी के बारे त्याने में एकच मैं पीक घेतलं हाँ आणि इतरांचे 2-3 हाँ, तो जिसने वो एक ही फसल लिया जो कन्वेंशनल था, उसी के बाजू में परशुराम है, तो जो पानी परशुराम को अवेलेबल है वही पानी उसको भी अवेलेबल है। तो एक ही क्रॉप रुका है। एक 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 सजेशन है आपके लिए और कोलेकर साहब के लिए। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है, मुझे नहीं आइडिया है कि ये एसआरटी की साइट्स कितने डिस्ट्रिक्ट्स में और कितने टाइप की सॉइल श्योर की बहुत सारे फार्मर्स होंगे जो कंप्लीट लैंड एसआरटी में नहीं होगी, कुछ लैंड उनकी कन्वेंशनल भी होगी। सो यदि हम हमारी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी इस तरीके की हो कि उसी फार्मर का एसआरटी और उसी फार्मर का कन्वेंशनल में से सैंपल लिए जाएं एंड देन उसकी पूरी क्रॉपिंग हिस्ट्री और क्रॉपिंग सिस्टम एंड देन सॉइल, डिफरेंट सॉइल टाइप्स हैं अलग अलग लोकेशंस में, और जितने भी सैंपल अफोर्डेबल हों कर सकते हैं उतना करके और उनका थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए और फिर उस रिजल्ट्स के बेसिस पे हम किसी फ्रेमवर्क की तरफ बढ़े, जो इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं या फ्रेमवर्क, हम सॉइल हेल्थ असेसमेंट फ्रेमवर्क उसकी तरफ बढ़े, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। आई डोंट नो कितना ये है, बट I'm sure Kolekar Saab, as a part of the POCRA, you can put aside some resources for this particular work, and this is doable. So मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है और इस पे करना चाहिए, people haven't thought about, and आप इसको मुझे लगता है बाकी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, and then we can also complement it with like other areas where we have some of the long term trials, वहां पे CA conventional same site पे उनका भी लेके, and then not only the Maharashtra and that, but bigger picture भी कर सकते हैं बाद में, but to start with, I think if we can identify some 20, 30, 50 whatever number of farmers जिनका बाय डिफॉल्ट अलग अलग फार्मर अलग अलग टाइम से होगा, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है, तो वो टाइम वाला भी हमें आ जाएगा, and then we'll see in which soil type, in how many years you see that difference, comparison at what depth, and then how that is translating into the yield, because farmer की history जो we can develop a small one pager उसकी history के ऊपर की उसकी yield, how they are varying, and then उसमें ये भी ला सकते हैं कि ये soil health improvement है, ये जो है क्रॉप की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर रहा है, बिकॉज इट्स नॉट द यील्ड पर से, बट आई थिंक द क्वालिटी एंड देन जो बीच बीच में जो क्लाइमेट की रिस्क आ रही है, बिकॉज सॉइल जो है ना, रेजिलियंस की जब हम बात करते हैं तो सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट आल्सो बफर्स द रिस्क एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड द रेजिलियंस। सो यदि बीच में ये देखा हो कि इस साल हमारा जो है ना ये रिस्क आ गया, ड्रॉट या इस तरीके की चीज आ गई, तो वो कैसे हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस साल वीट में जो है टर्मिनल हीट आया, काफी सिग्निफिकेंट यील्ड लॉस हुए, लेकिन जहां कंजर्वेशन एग्रीकल्चर था, नो टिल था, वहां पे कम हुआ, सो दैट बिल्ड्स रेजिलियंस ऑन टॉप ऑफ दैट। सो आई थिंक एक कंप्लीट एक इसका फोकस्ड स्टडी होना चाहिए टू टू पुट अ मोर साइंस पार्ट ऑफ दिस एंड देन शो the way to the people, and then that helps you, Kolekar Saab, in mainstreaming this through science-based evidence. मुझे लगता है कि बस यही हमारे दिमाग में सोच थी कि इसी तरफ, इसी दिशा में हम बढ़े। जो दिशा आपने अभी बराबर, जाट साहब आपने बराबर दिखा दिया, इस तरफ उंगली बराबर बता दिया
कि ये सब हम सब लोग जो फील्ड में काम करते हैं, जैसे अनिल, मैं और परशुराम, हम फील्ड में टोटली फील्ड हम वर्कर्स हैं। लेकिन जो प्रताप है वो दोनों तरफ से विचार करता है, बट he probably is not able to concentrate on the scientific, hardcore scientific aspects। अलग अलग जो आपने चीजें बताई वो प्रताप भी नहीं सोच सकता। नहीं, वो ज्यादा सोचते हमसे सर, ऐसा मत बोलो। नहीं He is a scientist। he is a वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उसको तो ज्ञानेश्वर बोलता हूँ मैं, ज्ञानेश्वर। लेकिन जो छोटी छोटी पुर्जे है कि मेथड कौन सी हो, कौन सा किसान, अभी जैसे कि वो पहले वाले जो सैंपल्स लिए हैं। एक और बीच में शेखर साहब, I don't know, there is some background noise, but एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने और आपका फोकस है जो कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे थे ना। हाँ। कार्बन क्रेडिट में इट्स नॉट द कार्बन पर से, बट द क्वालिटी ऑफ द कार्बन गवर्न्स द रेट ऑफ द कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का जो रेट है दैट वेरीज फ्रॉम $5 to $80। जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बेटर होगी और क्वालिटी के साथ में जो एडिशनल जो सोसाइटल बेनिफिट्स होंगे उसकी रेट ज्यादा होती है। तो इसमें जो जितने सोसाइटल बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं उसके अलावा जो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन जो है ना, वो आपका कार्बन तो उतना है लेकिन वो जो है ना फर्टिलाइजर रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका जो क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसने उतना ही डालना है। तो इसका मतलब है कि उसका जो क्रेडिट है वो कम होगा, उसकी रेट कम होगी उस कार्बन क्रेडिट की। तो ये जो क्वालिटी वाली बात कर रहे हैं, जो कार्बन क्रेडिट की आप बात कर रहे हो, तो उसमें क्वालिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो उसलिए भी हमें एंड कोलेकर साहब इस पे काम कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट वाले पे। तो मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो टू क्वालिटी ऑफ द कार्बन, नॉट ओनली द कार्बन पर से, एंड देन द अदर बेनिफिट्स, द अदर इकोसिस्टम सर्विसेज, जो सोसाइटल बेनिफिट्स, पानी की बात है या दूसरी चीजों की बात है, वो सारा जो है ना, एंड दैट गवर्न्स द रेट ऑफ द कार्बन क्रेडिट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसआरटी में क्लाइमेट रेजिलियंस नो डाउट हमें फायदा मिल रहा है। क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट 100% we are past that test. All our SRT farmers are saying their products get sold quickly and faster because people, the guest, the consumer gets attracted to their products very quickly. आप उसका प्रोड्यूस का क्वालिटी एनालिसिस करवाइए। वो मतलब एक हो गया क्वालिटेटिव बात बता रहे हैं हम, बट क्वांटिफिकेशन करने के लिए कि उसमें क्या क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, एंड बाद में जो आगे भी आप ये कर सकते हैं कि लिंकिंग दिस सॉइल हेल्थ टू द ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट की तो बात है, तो वो उस प्रोड्यूस को जो लोग खा रहे हैं उनकी हेल्थ पे क्या हो रहा है। आप किसी मेडिकल वाले को कह दो कि ये जो है ना, ये प्रोड्यूस एसआरटी से जा रहा है, ये कम्युनिटी खा रही है, इनका आप शुरू का ले लीजिए और बाद में जाके सैंपल दे कैन डू सम स्टडी, मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी इसको पंडारा बॉक्स को खोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन बहुत सारी चीजें। हाँ, तो ये सब बातें आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो साइंटिफिक कम्युनिटी यहाँ पर है, आप लोगों ने वो अगर कुछ फॉर्मेट अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके बता दिया तो हम तो बस वर्क हॉर्सेस है ही, हम साथ में काम करेंगे। एंड व्हाट यू सेड इट राइट दैट वी विल हमारे पास बहुत अच्छा सिचुएशन है। जैसे कि ये जो सैंपल्स लिए थे डॉक्टर राजे ने परशुराम के खेत में, परशुराम का खेत और टिलेज वाला खेत, इसके बीच में खाली एक बंद है, वो दोनों बाजू के किसान थे। वैसे ही जैसे ये सभी 20-22 सैंपल्स थे, वो सब एक ही एग्रोक्लाइमेटिक जोन के थे, लेकिन हमारे पास अभी कम से कम 6-7 अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन में ये एसआरटी के किसान और उसके बाजू में नो एसआरटी किसान, वो दोनों है। लेकिन सभी किसान एसआरटी वाले बता रहे हैं कि उनका सभी का
जो crops है, they're all climate resilient. Their performing is fantastic. Their taste is great. Their insect pest resistance is also reduced to almost zero. Their fertilizer requirement is less, and their water infiltration, subsoil water improvement, वो भी अच्छा हो गया है कि उनकी बावड़ी में जो पानी है, जैसे कि परशुराम है, उनकी बावड़ी में पानी अभी बढ़ गया है। जो पानी उनको साल भर नहीं मतलब चलता था, वो अभी साल भर चल के अभी बारिश आ गया, फिर भी उनके बावड़ी में पानी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो सभी स्टडी कर सकते हैं, सभी स्टडी हम सबके सामने रख सकते हैं। I think I mean this is all great. I think the way forward is, यदि हम एक नेक्स्ट स्टेप्स क्या होनी है वो आपको और कोलेकर साहब को ही तय करनी है। तो यदि आपने कहा 6-7 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और ईच ऑफ दोज एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हम 10-15 जो भी जितने फार्मर मिले, मतलब हम वो कर लेंगे, तो वो जो है यदि 15 भी करते हैं तो 100 हो गए। 100 फार्मर का मतलब जो है आपका SRT नॉन SRT, फिर उसकी 2-3 डेप्थ होगी, उसकी सैंपलिंग की जाए और सैंपलिंग का जो डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें वो किया जाए, प्लस उन फार्मर या जो भी है रिसाइकल, क्योंकि हमें लिंक भी क्रॉपिंग सिस्टम है उसका दिया, किसी ने नहीं किया, विच विल हेल्प अस इन एनालाइजिंग। वो सारा सारी चीजें करके वो तो एक पार्ट हो गया, एंड कम अप विद सम काइंड ऑफ एनालिसिस एंड देन हैव फर्दर डिस्कशंस। सो यदि आपको लगता है कि दिस इज वे फॉरवर्ड, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देन द कलीग्स डॉक्टर राजे और डॉक्टर चौधरी कैन मेक a plan and तैयार करें। Of course, they would certainly need resources to do this, but that should not be a problem with Kolekar Saab. So I think that's what I suggest, and I'm available for all the whatever I can do. Dr. Kolekar, please throw some light on this issue. इसमें अगर आप आगे जाएंगे, सैंपल का प्लान तो आपने बताया ऐसा हो सकता है 15 into 6 is 90 samples and at certain depths, so 1 or 2 or 3 depths. So what is to be analyzed is the thing. क्या आप एनालाइज क्या करना चाहेंगे हम इसमें? वही चीजें है जो हम ओनली ऑर्गेनिक कार्बन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, वो पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा एक। तो उसके बाद ये जो क्रिसेट एंड चौधरी से जो आप है यहाँ, तो उनका उसमें क्या इनपुट हो सकता है, हाउ कैन दे प्ले अ रोल इन दैट, वो थोड़ा सा हमें डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर करना है आगे जाके तो उसको टेस्ट को वैलिडेशन, उसके डॉक्यूमेंटेशन, ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ यू कैन से एनालिटिकल रिसर्च है वो, तो उसको अलग तरह से डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो वी हैव टू कम टू सम कंक्लूजन व्हाट इज टू बी डन एक्चुअली। तो वो पैरामीटर्स, सैंपल्स, सैंपल साइज, एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली वी कैन वर्क ऑन दैट। ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं हो सकता है। सो मैं थोड़ा सा इन दोनों से, राजेश सर और अपना चौधरी सर, उनसे मैं चाहता हूँ कि हाउ दे कैन गिव इनपुट। आई थिंक नो आई एग्री। मुझे लगता है कि जब हम आगे का सॉइल हेल्थ का असेसमेंट का फ्रेमवर्क या उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम आई थिंक वी शुड बी एनालाइजिंग एज मच एज वी कैन डू। सिर्फ कार्बन और उसकी बात नहीं है, सम फिजिकल पैरामीटर, बट देन उससे भी बायोलॉजिकल भी, और केमिकल तो सारा हो जाएगा, कार्बन के फ्रैक्शंस वगैरह सारे होंगे, वो सारा एनालिसिस करना होगा। एंड देन बिकॉज जब तक आप रिलेशनशिप नहीं निकालोगे सारे पैरामीटर्स की, बार बार तो सैंपल नहीं ले सकते, बार बार अलग पैरामीटर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सैंपलिंग और वो सारा। सिर्फ एनालिसिस का कॉस्ट ही तो ऐड होगा, कुछ पैरामीटर्स का आई थिंक वी कैन पुट दैट। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम कैन कम अप विद अ काइंड ऑफ
the list of the parameters and all those things. And जो आप कह रहे हैं कि वो yeah, they will do everything. They will have to collect the sample, process them, analyze them, सारा जो है ना report and everything, and then we can have discussion. So maybe rather than ये वो करें, पूरा काम उनको दे दें हम, ताकि वो जो है मतलब जिम्मेदारी के साथ में पूरा करें. मेरे को तो ये लगता है. चंद्र सर, आप कौन सी इंस्टीट्यूट से हैं? वही भूल गया थोड़ा सा. यस सर. चंद्र सर, आप कौन सी इंस्टीट्यूट से हैं? नहीं, मैं इक्रिसैट से हूँ बेसिकली. ओके, आप इक्रिसैट से. हाँ, हम इक्रिसैट से. हाँ. डॉक्टर चौधरी, प्लीज थ्रो सम लाइट कि अभी तक जो डिस्कशन हुआ, आप थोड़ा कंक्लूडिंग रिमार्क बता दीजिए. Yes, this is really a very positive discussion, and what we can do, जैसे Jat sir ने बताया, we can definitely go for a holistic physical, biological and chemical properties. All the facilities are available here itself in Hyderabad. So जैसे हमारे यहाँ के सैंपल आए थे, वैसे पूरा हिस्टोरिक डेटा या क्या कलेक्ट करना है, उस पर concept note बना के मे बी Dr. Kapil and myself we can brief to Kolekar Saab, and then we can move ahead with the guidance of Jat sir that whether the parameters, everything we have included. मैंने भी अभी सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स हम इंक्लूड करेंगे. तो जैसे कुछ छोड़ने से अच्छा हम सभी पैरामीटर्स एनालाइज करके देन कोरिलेशन को जाएंगे, तभी जैसे हम बोलेंगे कि हमने सॉइल हेल्थ प्रॉपर पूरा उसका क्वालिटी स्टडी किया है. देन लास्टली वो है, देन वी विल गो अप टू द यील्ड्स की कहाँ का यील्ड से कैसे रिलेशन लगाया जा सकता है. वो एनालिसिस के बाद हम उस पे इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे और डिफरेंट सॉइल टाइप्स जहाँ पे भी कर रहे हैं. एंड दैट वाज रियली नाइस सजेशन कि मतलब हम मोस्ट ऑफ द फार्मर्स अगर वैसे सिलेक्ट करेंगे दैट विल बी गुड, कि जो एसआरटी भी कर रहे हैं और नॉन एसआरटी भी कर रहे हैं, टिल्ड वर्सेस अनटिल्ड, तो सेम इसमें, ताकि वहाँ का एग्रोक्लाइमेटिक जोन और अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहे. That can be our base for the study along with the historic parameters कि कितना कौन से data sets हम collect करेंगे, कि background में क्या है. Then we will lastly go into the socio-economic benefits कि अगर है तो क्यों है. मतलब this is like a reverse trend that already you are saying and it is your expertise with the farmers कि ये सब established technology है कि अच्छा yield मिल रहा है, quality भी अच्छा है, और अगर और कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स भी अगर है ग्रेन्स का वगैरह, तो वो भी हम बोल सकते हैं कि हम प्रोटीन कंटेंट और जो प्लांट का अपटेक स्टडी है, मुझे थोड़ा मेंशन करना भूल गया, तो हमारे यहाँ प्लांट का भी एनालिसिस होता है, तो प्लांट अपटेक स्टडीज भी हम कर सकते हैं कि ग्रेन में कितना कंटेंट ऑफ जो भी अदर क्वालिटी पैरामीटर्स है वो भी हमारे इधर टेस्ट जो हो सकता है वो पूरा कर देंगे. वो डेफिनेटली जिस कंसेप्ट नोट में दे देंगे, जैसे NPK है, जैसे हम बोलते हैं कि जिंक रिच होना चाहिए हमारा पैडी, तो वैसे वो भी हम स्टडी करेंगे कि कितना जिंक का SRT और नॉन SRT में जिंक अपटेक भी कितना है, ग्रेन्स में जिंक है, आयरन है, ये सब पैरामीटर्स भी हम उसी टाइम और डॉक्टर चौधरी, not only the grain from the human purpose, but we should not forget the livestock. So यदि SRT में स्ट्रा की क्वालिटी में भी यदि कुछ फर्क आ रहा है, that automatic ultimately affect the livestock productivity and digestibility, which डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब है कि एंटरिंग फर्मेंटेशन, जो मीथेन एमिशन जो प्राइमरली लाइवस्टॉक से आता है, उस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है. मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लिंक. मैं जस्ट आपको थोड़ा इंडिकेशंस दे रहा हूँ, बट हम ऐसा नहीं कि सारी चीजों को इकट्ठा कर लें. जितना डुएबल है और जितना कोलेकर साहब सोचते हैं कि ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, वी कैन पुट इन द फेजेज आल्सो. बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग स्टडी होगी. आपके पास में प्लेटफॉर्म है, आपके पास डिफरेंट एग्रो इकोलॉजीज, 7 एग्रो इकोलॉजीज में SRT नॉन SRT है, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन का है, डिफरेंट फार्मर एंड सॉइल टाइप्स हैं. उससे जो निकल के आएगा दैट विल बी रियली यूजफुल एंड हेल्पफुल, एंड आई थिंक दैट कैन फीड बैक टू कोलेकर साहब द पोखरा. And one, we can have a real good output out of this, for the Pokhara. राजेश साहब, आप की वजह से ये सब शुरू हुआ है, आप थोड़ा सा लास्ट बैटिंग कर दीजिए. Yes,
Thank you. So actually, एक clarification देना था. Shekhar sir was saying that I collected the sample, but I was just accompanying the team. So Shekhar sir had given like a full team with me the entire day. So a big thank you to him and Saguna Rural Foundation, because without them, this would have been an impossible task. डॉक्टर So राज्य, thank you आपके very much, शोल्डर्स Shekhar पे sir. एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे आप भागना नहीं. जो आपने प्राइमरी काम करने गए थे, द पेस्ट डिजीज डायनामिक्स, उसका एनालिसिस करके और एड ऑन कीजिए. जब हम ऐसे ही कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड लोड कम हो रहा है, तो उसके पीछे साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए कि ये कम हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इसमें सॉइल बोर्न डिजीज, पैथोजेंस, ये सब कम है, ज्यादा है, जो भी है. आई होप यू आर डूइंग दैट, एंड देन वी कैन यूज दिस, you know, the part of the sample, not all the samples from this, or sub samples from the sampling what we are, you know, going to do, and then analyze the disease insect dynamics also. We should have that also. Yes, sir. Yes, sir. I'll be on that. Yeah. Thank you. Thank you. ठीक है, फिर मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मीटिंग हो गया. जो भी हासिल करना था उससे ज्यादा ही हो गया. अब आप हैं और कोलेकर साहब हैं, Yes. तो जो होना है उससे ज्यादा ही होना है. कौन भाग सकता है? कोलेकर साहब will connect with you at some point of time at your convenience. Yes, sir. Sure, sure. Yeah. Sure. Good. Thank you. Thank you, Shekhar Okay. साहब. Thank you, Thank Koleker you. ji. Thank you. Thank you. Bye. Thank Dr. Rajay and Dr. Thank Chaudhary. you. Chaudhary, thank you. Thank you. Bye. Thank you.